लेकिन करने के पीछे जो विपक्षी दल मंशा उठा रहे हैं कि जो एक साथ चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा का, तो विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय स्तर पे होता है, क्षेत्रीय मुद्दों पे निर्धारित होता है। कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज होगा, तो इस पे आप क्या मानते हैं? मैं उसको उसमें एक लाइन जो लोग नहीं कह रहे हैं उसको और भी जोड़ दे रहा हूं कि अगर उसी के साथ जो है नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों को भी चुनावों को कर लेंगे तो शायद परिदृश्य और जो है स्पष्ट हो जाएगा। ये लोग मूलतः इस पर डरे हुए हैं कि ये राज्य के छोटे छोटे राज्यों के ये नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक तथाकथित नेता हमारे हैं, इन्होंने एक आधार बना रखा है, जैसे जाति, जैसे अपनी भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, इन सब आधारों पर राजनीति से भारत का विकास नहीं हो सकता। इससे क्या फायदे हो सकते हैं? एक साथ एक देश चुनाव कराने में क्या फायदे हैं? इसमें कोई नुकसान नहीं है, पहला चीज तो ये है, और संविधान कहीं हमारी समझ से ये नहीं कहता है कि एक देश और एक चुनाव नहीं होना चाहिए। रही बात विपक्ष की, तो उसकी अपनी भूमिका है और उसको नकारने का पूरा अधिकार है। अभी हम वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के बगल में बैठे हैं और ये बगल में वैसे तो 80 नदी कहते हैं, लेकिन इसकी स्थिति जो है जहां हम लोग बैठे हैं नाले से भी बदतर है। उस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन हम आज बैठे हैं, एक अड़ी है बनारस, वैसे अड़ियों का शहर है। यहाँ पे अड़ियों पे चर्चा होती रहती है, देश और समाज के बारे में चर्चा होती है। जैसे पहले काफी हाउस थे, वहाँ पे विद्वान बैठ के चर्चा करते थे, तो बनारस में अड़ियों पे वो चर्चा होती है। तो उसी अड़ी में हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता लोग हैं और इनसे हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव, जो अभी कैबिनेट से पास हुआ, संसद में बिल पेश हुआ और उसको जेपीसी में जाने की संभावना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, उसको आम सहमति से सरकार जो है लाना चाहती है। ये मुद्दा जेपीसी में जाना जो है कि संभावना है कि जेपीसी के पास चला जाएगा। जेपीसी का मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है जिसपे सारे लोग चर्चा करते हैं कि ये जो है बिल लाया जाए न लाया जाए, उसके बाद ये जो है कि कानून बन पाएगा। तो उसी में अभी तो पॉलिटिशियन चर्चा कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि जो छात्र नेता हैं, क्योंकि छात्र नेता भी अपने आप में विद्वान होते हैं, छात्रों के बीच में रह के पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारे विचारों को एक साथ अपने अंदर ला के उनके अंदर एक जो है विद्वानों की भूमिका आ जाती है। वैसे भी महामना के बगिया के जो भी छात्र हैं वो खुद अपने आप में विद्वान हैं। ये तो छात्र नेता हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, वरिष्ठ छात्र नेता। तो हम सोचे कि आज इनसे बात करेंगे। तो अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम गणेश शंकर चतुर्वेदी है और मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी राजनीति से रहा, जैसा कि आपने परिचय में बताया है। आप तो लोक दल तो एनडीए के साथी हैं। ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव का बिल आएगा तो ये संघीय ढांचे पे प्रहार होगा, फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रहार होगा, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इससे आप क्या समझते हैं? जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको लागू होना ही चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से अगर एक साथ चुनाव पूरे देश में होते हैं, एक देश एक चुनाव के नारे के बैनर तले, तो ये एक बड़ा पैगाम होगा देश के नाम, ये होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इसकी चुनौतियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि देश बड़ा है और देश के हर अपने अलग अलग प्रदेशों के हर अलग अलग कोने के जो है अपने अलग अलग पक्ष हैं, उनके अलग अलग चुनौतियां हैं। तो अगर हम उसको एक समय में कर पाते हैं और कर पाने में सक्षम होंगे जो है, तो एक बड़ी बात होगी। कर पाने में तो सक्षम है, सरकार ही है, वो कह रही है कि नहीं ये हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी इस तरह का, नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट दी, लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दी। कर तो सकते हैं, लेकिन करने के पीछे जो विपक्षी दल मंशा उठा रहे हैं कि जो एक साथ चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा का, तो विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय स्तर पे होता है, क्षेत्रीय मुद्दों पे निर्धारित होता है। कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज होगा, तो इस पे आप क्या मानते हैं? मैं उसको उसमें एक लाइन जो लोग नहीं कह रहे हैं उसको और भी जोड़ दे रहा हूं कि अगर उसी के साथ जो है नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों को भी चुनावों को कर लेंगे तो शायद परिदृश्य और जो है स्पष्ट हो जाएगा। ये तो तयशुदा है जो है कि जितने छोटे चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और जितने बड़े चुनाव होते जाते हैं वो उनके मुद्दे बृहद होते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो देश के मुद्दे होते हैं, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित होते हैं। तो अगर जो है ग्राम के चुनाव भी उसी समय पर करा लेने में हम सक्षम होते हैं, वही मैं फिर जोड़ रहा हूं जो है, और नगर निकायों के भी चुनाव हम कराने में उसी में सक्षम होते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
नहीं, कमेटी ने तो ये निर्णय दिया ही है कि अगर विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाते हैं, उसके 100 दिन बाद नगर पंचायत, तो सारा चुनाव अगले बार से एक साथ हो जाएगा। लेकिन इसमें जो और विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियों ने बिल का अपोज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो संघीय ढांचा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो स्टेट का और सेंट्रल का, उस पे कुठाराघात है, संविधान पे कुठाराघात है। तो क्या ये कुठाराघात है कि आपको क्या लगता है कि नहीं ये ठीक है? इससे क्या फायदे हो सकते हैं? एक साथ एक देश चुनाव कराने में क्या फायदे हैं? इसमें कोई नुकसान नहीं है, पहला चीज तो ये है। और संविधान कहीं हमारी समझ से ये नहीं कहता है कि एक देश और एक चुनाव नहीं होना चाहिए। रही बात विपक्ष की, तो उसकी अपनी भूमिका है और उसको नकारने का पूरा अधिकार है। पक्ष जो कुछ भी रखेगा, अगर विपक्ष उसको नकारेगा नहीं और मजबूती से तो अपने अस्तित्व पर भी तो खतरा है उसके। तो निश्चित रूप से अपने अस्तित्व नहीं, आप ये कह रहे हैं विपक्ष के नकारने का ना। विपक्ष का काम ये है कि जो सही कानून जनता के हित में बन रहे हैं उसका समर्थन करे, और जो जनता के अहित में कानून बन रहे हैं, किसी सरकार के, किसी उद्योगपति के, किसी के इंटरेस्ट में अगर कानून उनको समझ में आ रहा है तो उसका विरोध करें। लेकिन यही हम जानना चाहते हैं आपसे। आप कह रहे हैं कि नहीं ये सही कानून है, तो क्या मतलब विरोध करने के लिए केवल विपक्ष विरोध कर रहा है? निश्चित रूप से विरोध करने के लिए कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आपकी बात एकदम सही है जो है कि, लेकिन जब बहुत स्वस्थ विपक्ष होगा तब ना वो खड़ा होगा कि अगर कोई जो है पक्ष जो है सत्ता पक्ष का सही कदम उठाया जा रहा है तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। यहाँ तो आंख मूंद के सिर्फ एक चीज करना होता है ना। और ये आज का विषय नहीं, हमेशा से रहा है कि जो भी जो है विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष के हर अच्छे कामों का भी जो है वो विरोध ही कराता है। उसको अपने अस्तित्व का वो रहता है कि अगर हम विरोध नहीं किए तो विपक्ष कैसा। तो मामला तो यहाँ फंसा हुआ है। हो सकता है शायद बाकी के विपक्ष में के दल जो हैं आज, हो सकता है सत्ता पक्ष में होते तो वो खुद ही इस पे पहल करते, ऐसा भी संभव है। चलिए भाई साहब है, इनका परिचय जानेंगे और इनका व्यू जानेंगे। अब अपना परिचय बताइए। जी, मैं धर्मेंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही छात्र राजनीति में रहा हूँ और राष्ट्रीय लोक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, जो विपक्षी पार्टियां इस कानून का, बिल का विरोध कर रही हैं, एक देश एक चुनाव के बारे में। उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर पे खतरा हो सकता है, मतलब संघीय ढांचे पे ये खतरा है। तो इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरा मानना है कि आजादी के बाद से हम जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़े और उस लड़ाई के बाद जो नायक आए और जिन्होंने राजनीतिक रूप से भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका अपनाते हुए 30 से 40-45 सालों तक, वो एक छत्र रहा जिसमें हमारा विपक्ष नगण्य रहा। जबकि लोकतंत्र का तात्पर्य ये होता है कि जो आपकी सरकारें सत्ता हो उसके कम से कम समकक्ष या थोड़ा बहुत कम लेकिन मजबूत प्रतिपक्ष हो, तब लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं हुआ कि एक पार्टी, जैसे कांग्रेस ने सरकार बनाया 52 से, उसके बाद आती है और उसके बाद फिर जो है, जहां संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं, ये लोग मूलतः इस पर डरे हुए हैं कि ये राज्य के छोटे छोटे राज्यों के ये नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक तथाकथित नेता हमारे हैं, इन्होंने एक आधार बना रखा है, जैसे जाति, जैसे अपनी भाषावाद, क्षेत्रीयवाद। इन सब आधारों पर राजनीति से भारत का विकास नहीं हो सकता। ये ढांचे पर आप बोल तो रहे हैं खतरा है, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। ये विपक्ष का आरोप है, मैं वही विपक्ष कह रहा हूँ। आप लोग एनडीए के घटक हैं तो हमारा सवाल पूछना लाजमी है। निश्चित, लेकिन इस सवाल पर आप देखिए, पत्रकार है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, या उनसे भी, कि ये राष्ट्रीय सवाल है। ये किसी पार्टी से बधा हुआ सवाल नहीं है। ये न रालोद से बधा हुआ है, न भारतीय जनता पार्टी का बधा हुआ है, न कांग्रेस से। ये पूरे राष्ट्र का सवाल है, क्योंकि राष्ट्र किस तरफ जाएगा, इस सवाल पे सारे नेताओं को संवाद करना होगा। नहीं, यही हम जानने आए हैं कि जो बिल आया है एक देश एक चुनाव का, विपक्षी पार्टियां इसको अपोज कर रही हैं, इसका विरोध कर रही हैं। तो आखिर जनता में लोगों का क्या सोचना है, और जनता का प्रबोधन करना विद्वानों का काम है। हमेशा से विद्वान जनता का प्रबोधन किए हैं, पॉलिटिकल लीडर प्रबोधन नहीं किए हैं, हमेशा से किए हैं। तो आखिर जनता का क्या सोचना है? जैसे 3 साल में अल्पमत में आई, सन 1969 में बिहार में राज्य की सरकार अल्पमत में आई, तो वो सरकार गिर गई। उसी समय से ये भंग हुआ, क्योंकि 52 में चुनाव हुआ एक साथ, 57 में चुनाव हुआ एक साथ, 62 में चुनाव हुआ एक साथ, 67 में चुनाव हुआ एक साथ, और अभी भी उड़ीसा में, और एक आध दो राज्य हैं शायद हम भूल रहे हैं, लेकिन उड़ीसा का मुझे याद है, उड़ीसा में भी चुनाव हुआ।
चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ होता रहता है। जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि स्थानीय मुद्दे खराब हो जाएंगे, जबकि 14 और 19 में मोदी का बहुत बड़ा चेहरा था और 14 और 19 में वहां नवीन पटनायक की सरकार बनती है उड़ीसा में, तो 24 में भले हार जाते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार है, इसको नहीं आना चाहिए, ये असंवैधानिक है। तो इस पे हम राय जानना चाहते हैं कि इससे क्या आपको फायदे दिख रहे हैं एक देश एक चुनाव करा के, और क्या इसके नुकसान है, प्रोज और कॉन्स, क्या जनता क्या सोचती है? पहला बात तो मैं संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं मानता और मैं एक देश एक चुनाव से सहमत हूँ। इसके कई कारण हैं। एक तो आपकी बड़ी धनराशि की बचत होगी, बड़े पैमाने पर जो चुनाव होते हैं भारत के जगह जगह पे होते हैं, वो अगर एक साथ होंगे तो बहुत बड़ा धनराशि भारत का, हमें लगता है 70,000 करोड़ से लेकर और कितने हजार करोड़ का आकलन है सरकार का और शास्त्रियों का और इन लोगों से, तो वो एक बजट किसी मद में जा सकता है भारत के विकास में। दूसरा बात ये है कि हम जो देख रहे हैं 40 साल 35 साल से, पश्चिम बंगाल को आप देख लीजिए, आप उड़ीसा को देख लीजिए, पटनायक परिवार जो है अगर राजनीति करता है तो क्या अन्य वहां पे राजनेता और नए लोगों को अवसर नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? क्या बिहार में लालू यादव अगर खड़े हैं तो उसके उपरांत जगह नहीं मिलना चाहिए था? क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग खड़े हैं तो क्या उन लोगों में नए अवसर नहीं मिलने चाहिए थे? क्या उत्तर प्रदेश में अगर धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं तो धर्मेंद्र यादव को यह समझना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में अन्य लोग अन्य डिग्री कॉलेजों से और इससे आने वाले ये सारे लोगों का प्रतिभाओं का हनन किया जा रहा है, और संघीय ढांचे के आने से अगर एक साथ जब चुनाव होंगे तो मुझे लगता है, क्यों गणेश जी, मुझे लगता है कि नए नौजवानों को एक अवसर मिलेगा, नए प्रतिभा इस पे तो प्रधानमंत्री ने संसद में कहा ही है कि हम परिवारवाद को खत्म करेंगे, ऐसे लोगों को राजनीति में लाएंगे, ऐसे 5 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनके न परिवार से कभी कोई राजनीति में रहा हो न पहले रहा हो। ऐसे लोगों को भारत के राजनीति में आएंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। यह संसद में उनका अभिभाषण है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 1 लाख हम नौजवानों को लाना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बयान तो दे रहे हैं लेकिन आप क्रियान्वयन कितना कर पा रहे हैं? आप क्या इन परिवारवादों का जो एक जाल है क्या इनको तोड़ पाए? क्या आप सारे लोगों ने कुछ इस तरह की, ये तभी संभव है जब न्यायपालिका खड़ी होगी। ये आमने हमको जो लगता है एज ए पॉलिटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते हम संस्थाओं पे इतना अवलंबित हो गए हैं जबकि हमारे समाज में कभी नहीं रहा। जब समाज खड़ा होगा तो ये अपने आप टूट जाएंगे। आज हमको जातियों में विभक्त किया जा रहा है, हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं जातिवाद है, प्रोफेसर्स में जातिवाद है, पढ़े लिखे लोगों में जातिवाद है। तो समाज को खड़ा होना होगा। हम यही जो है अवलंबित जो है समाज का शोषण करा रहा है कि न्यायपालिका खड़ी हो, सरकार खड़ी हो, विपक्ष खड़ा हो। हमको ये लगता है कि जब समाज खड़ा हो, इसीलिए जो है बुद्धिजीवियों का बड़ा रोल रहा है। कॉफी हाउस में राजा आते थे, जो सरकार चलाने वाले लोग की कॉफी हाउस में विद्वानों के बीच में क्या चर्चा चल रही है वो सुनते थे और उसके अनुसार नीति बनाते थे। हमने सुना कि राजा जो है अपने बाजारों में भेष बदल के जाते थे कि आखिर प्रजा क्या चर्चा कर रही है, उसके अनुसार नीति बनाते थे। तो आज जो विद्वानों का काम है, जिसको समाज का प्रबोधन करना है, वही जो है कि विकृत हो गया है, कहीं न कहीं जातिवाद में फंस गया है। आज आप तो बड़े विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता हैं, आपने देखा होगा कि फलाने जाति का कुलपति आ गया, अरे ये सब ठाकुर भर रहा है, तो कहीं ब्राह्मण आ गया ब्राह्मण भर रहा है। इस तरह की चर्चाएं आम है, हम सुनते हैं। तो आप बताइए तो कैसे ठीक होगा? तो आप राजनीति में कैसे ठीक कर पाएंगे? जिसका काम समाज का प्रबोधन करना है वही इतना विकृत है। तो राजनीति पॉलिटिशियन तो वो तो लाभ का पद है, वहां तो लाभ लेना है, वहां तो लाभ लेना है ना कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, हमको चुनाव जीतना है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हम अगर जाति का फंडा फेंक के जो है कि जीत जाए तो क्या दिक्कत है? तो ये कैसे ठीक होगा, हम ये जानना चाहते हैं। इसको ठीक करने के लिए समाज कैसे आगे आए? देखिए, इसको ठीक करने के लिए समाज में उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण के तौर पे कर रहा हूँ कि आपको 10 साल का टेन्योर मिलता है, 65 से 70 साल हमारी निर्धारित आयु है भारत की, ठीक है, और आप 70 साल में यदि 10 साल का टेन्योर किसी उत्तर प्रदेश और बिहार का लेते हैं तो क्या तीसरी बार देकर आपको नहीं लग रहा कि अवसर छीना जा रहा है नेताओं से? तो इस तरह के नियमावलियों पर पक्ष और विपक्ष दोनों को सहमत होना पड़ेगा कि आप 10 साल रह लिए, अब आप केंद्र की तरफ चलिए।
आप भारत में वो मुख्य धारा पर आइए। आप प्रदेश को आपने देख लिया, और ये क्या है कि जैसे एक बार सांसद बन गए तो वो 4 बार सांसद बन रहे हैं तो बनते रह रहे हैं। इस तरह की रोकें लगानी होंगी कि आप 2 बार 3 बार हो गए, या तो आप इतना ज्यादा आपने कार्य कर दिया भारतीय प्रणाली में कि आप भारत के सभी सांसदों में अकेले दिखाई दे रहे हैं, तो एक अवसर आपको और मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप 2 के बाद आप आगे बढ़िए, निकलिए। इससे पूरा भारतीय लोकतंत्र एक धर्मशाला की भांति बन गया है। आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं आएगा? आप देखिए, पत्रकार हैं, मैं आपसे बड़े अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति मुख्यमंत्री एक जाति आधारित पर करेगा तो क्या छात्र उससे वंचित रह जाएगा? क्या समाज उससे वंचित रह जाएगा? उन लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर आज आप पूछेंगे कि भारत में सबसे ईमानदार कौन है, तो बिना पढ़ा लिखा आदमी, गरीब जो सड़कों पर है, वो लोग ईमानदार हैं, वो भारतीय हैं, वो साफ दिल से। नहीं, ठीक बात आप कह रहे हैं। बात इस पे चर्चा चलेगी। अभी हम लोग एक देश एक चुनाव पे चर्चा कर रहे थे, चलिए थोड़ी विषयांतर में चला गया, फिर इस बात पे चर्चा करेंगे। बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पे की जो है कि चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है, और उस चर्चा के माध्यम से आप जानेंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को पे कमेंट करिए, अच्छी लगी तो शेयर करिए। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, आप देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।